नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वह कोई आम किताब नहीं है, बल्कि यह व्यापार और प्रबंधन की दुनिया का एक ऐसा खजाना है जो आपको बिना किसी महंगे बिजनेस स्कूल में गए एमबीए स्तर का ज्ञान दे सकता है। इस शानदार किताब का नाम है द पोर्टेबल एमबीए इन स्ट्रेटेजी, जिसे लियाम फही और रॉबर्ट एम रांडेल ने संपादित किया है। दोस्तों, जब हम व्यापार की दुनिया की बात करते हैं तो एक शब्द जो सबसे ज्यादा गूंजता है वह है रणनीति यानी स्ट्रेटेजी। लेकिन क्या आप वास्तव में जानते हैं कि रणनीति क्या है? क्या यह सिर्फ भविष्य की योजना बनाना है, या फिर यह प्रतिस्पर्धियों को हराने का कोई जादुई नुस्खा है? इस किताब के अनुसार रणनीति का मुख्य उद्देश्य बाजार में जीत हासिल करना है। आज के इस बेहद प्रतिस्पर्धी दौर में, जहां हर दिन नई तकनीकें आ रही हैं, ग्राहकों की मांगें बदल रही हैं और नए प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, बिना एक ठोस रणनीति के किसी भी कंपनी का टिके रहना लगभग असंभव है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम न केवल आज के बाजार को समझ सकते हैं, बल्कि भविष्य के बाजार को भी आकार दे सकते हैं। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और किताब के पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, जो बाजार में जीत हासिल करने की रणनीतियों पर केंद्रित है। लेखकों का मानना है कि रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह तय करना है कि आपकी कंपनी किस दिशा में जाएगी, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह तय करना है कि आपकी कंपनी किस दिशा में नहीं जाएगी। जी हां, आपने सही सुना। रणनीति केवल यह चुनने के बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से यह तय करने के बारे में भी है कि क्या नहीं करना है। एक अच्छी रणनीति हमेशा विकल्पों के इर्द गिर्द घूमती है। आपको अपने उत्पादों, सेवाओं, लक्षित ग्राहकों और बाजारों का चुनाव बहुत ही सावधानी से करना होता है। किताब में रणनीति को कई स्तरों पर समझाया गया है। सबसे पहला स्तर है कॉरपोरेट रणनीति। कॉरपोरेट रणनीति का मतलब है कि एक बड़ा समूह या कॉरपोरेशन किन किन व्यवसायों में शामिल होगा। उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, वित्तीय सेवाओं और ऑटोमोबाइल तीनों क्षेत्रों में है, तो कॉरपोरेट रणनीति यह तय करेगी कि इन तीनों क्षेत्रों में निवेश कैसे बांटा जाए। क्या किसी नए क्षेत्र में प्रवेश किया जाए या किसी पुराने क्षेत्र से बाहर निकला जाए। इसके बाद आता है बिजनेस यूनिट रणनीति, जो यह तय करती है कि किसी एक विशिष्ट व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा कैसे की जाए। मान लीजिए कि उसी कॉरपोरेशन का इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग यह तय कर रहा है कि उसे अपने टीवी और फ्रिज को बाजार में कैसे बेचना है, उनकी कीमत क्या होगी और वे प्रतिस्पर्धियों से कैसे अलग होंगे। तो यह बिजनेस यूनिट रणनीति कहलाएगी। दोस्तों, इसके अलावा किताब में वैश्विक रणनीति की भी बहुत गहराई से चर्चा की गई है। माइकल पोर्टर जैसे महान विचारकों ने यह स्पष्ट किया है कि आज की दुनिया में कोई भी कंपनी सिर्फ अपने स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रह सकती। अगर आप एक बड़ा ब्रांड बनना चाहते हैं, तो आपको वैश्विक स्तर पर सोचना होगा। वैश्विक रणनीति का मतलब सिर्फ दूसरे देशों में अपना माल बेचना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है पूरी दुनिया को एक सिंगल मार्केट के रूप में देखना और अपनी सप्लाई चेन, उत्पादन और मार्केटिंग को इस तरह से अलाइन करना कि आप दुनिया भर में सबसे कम लागत पर सबसे बेहतरीन उत्पाद दे सकें। आपको यह समझना होगा कि हर देश की अपनी अलग संस्कृति, कानून और ग्राहकों की पसंद होती है, और एक सफल वैश्विक रणनीति इन सभी विविधताओं का सम्मान करते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाती है। इसके साथ ही
यह किताब छोटे व्यवसायों के लिए भी बहुत उपयोगी रणनीतियों पर प्रकाश डालती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रणनीति सिर्फ बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक छोटे व्यवसाय को भी रणनीति की उतनी ही आवश्यकता होती है, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास संसाधन सीमित होते हैं और गलती करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। छोटे व्यवसायों को अपनी रणनीति में लचीलापन रखना होता है। उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों की कमजोरियों का फायदा उठाना होता है और ग्राहकों के साथ गहरे व्यक्तिगत संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होता है। आज के डिजिटल युग में, जहां इंटरनेट और ई-कॉमर्स ने व्यापार के सभी नियमों को बदल कर रख दिया है, डिजिटल रणनीति का महत्व बहुत बढ़ गया है। जेफरी सैंपलर जैसे विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे इंटरनेट न केवल नए अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि पारंपरिक व्यापार मॉडल के लिए एक बड़ा खतरा भी बन गया है। आपको अपनी कंपनी की डिजिटल उपस्थिति को मजबूत करना होगा, डेटा का सही उपयोग करना होगा और ग्राहकों को एक सहज ऑनलाइन अनुभव प्रदान करना होगा। चलिए अब बात करते हैं रणनीति के दूसरे प्रमुख पहलू की, जो है पर्यावरण का विश्लेषण। कोई भी कंपनी शून्य में काम नहीं करती है। वह एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होती है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी कारक शामिल होते हैं। इसे हम मैक्रो एनवायरनमेंट एनालिसिस कहते हैं। आपको यह समझना होगा कि सरकार की नई नीतियां आपके व्यापार को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव का आपके उत्पादों की मांग पर क्या असर होगा, समाज की बदलती हुई आदतें आपके लिए क्या नए अवसर ला सकती हैं और नई तकनीकें आपके मौजूदा उत्पादों को कैसे पुराना कर सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीतिक और सामाजिक माहौल आपकी रणनीति को कैसे बदल सकता है? जॉन महोन और बारबरा बिगलो ने इस किताब में राजनीतिक रणनीति पर बहुत ही शानदार विचार प्रस्तुत किए हैं। उनका कहना है कि आज के समय में कंपनियां केवल अपने उत्पादों और सेवाओं के बल पर प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, बल्कि उन्हें सरकारी नीतियों, नियमों और सामाजिक दबावों से भी निपटना पड़ता है। एक सफल कंपनी वह है जो न केवल बाजार के नियमों का पालन करती है, बल्कि उन नियमों को अपने पक्ष में आकार देने की क्षमता भी रखती है। इसके लिए लॉबिंग, जनसंपर्क और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। आपको समाज की नब्ज को पहचानना होगा। अगर समाज पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहा है, तो आपकी रणनीति में भी इको फ्रेंडली पहल दिखनी चाहिए, वरना आप बहुत जल्दी अप्रासंगिक हो जाएंगे। सिर्फ बाहरी पर्यावरण ही नहीं, बल्कि कंपनी के आंतरिक पर्यावरण और संपत्तियों का विश्लेषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लियाम फही कहते हैं कि रणनीतिक संपत्तियां सिर्फ इमारतें या मशीनें नहीं होती। आपकी ब्रांड वैल्यू, आपके कर्मचारियों का ज्ञान, आपके ग्राहकों का डेटाबेस, आपके सप्लायर के साथ आपके रिश्ते, ये सब आपकी अमूर्त संपत्तियां हैं जो आपको लंबी अवधि में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देती हैं। सीके प्रहलाद और गैरी हैमेल जैसे दिग्गजों ने कोर कॉम्पिटेंसी यानी मूल दक्षताओं की अवधारणा दी है। आपकी कंपनी की मूल दक्षता वह अनूठी क्षमता या कौशल है जो आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग करती है और जिसे आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता। यह कोई पेटेंट हो सकता है, कोई खास तकनीक हो सकती है, या फिर आपके कर्मचारियों का असाधारण कौशल हो सकता है। आपको अपनी रणनीति अपनी इन्हीं मूल दक्षताओं के इर्द-गिर्द बनानी चाहिए। मूल्य श्रृंखला या वैल्यू चेन की अवधारणा भी रणनीति का एक अभिन्न अंग है।
आपके सप्लायर से कच्चा माल मिलने से लेकर अंतिम ग्राहक तक उत्पाद पहुंचने और उसके बाद की सर्विसिंग तक हर एक कदम मूल्य श्रृंखला का हिस्सा है। रणनीति का काम यह देखना है कि इस श्रृंखला के किस हिस्से में हम लागत कम कर सकते हैं या कहां हम उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाकर ग्राहक के लिए अधिक मूल्य पैदा कर सकते हैं। क्या हमें सब कुछ खुद करना चाहिए या कुछ काम आउटसोर्स करने चाहिए? डेल कंप्यूटर्स का उदाहरण लें, जिन्होंने अपनी मूल्य श्रृंखला को इस तरह से पुनर्गठित किया कि वे सीधे ग्राहकों को कंप्यूटर बेचने लगे। बीच के सारे बिचौलियों को हटा दिया। इससे न केवल उनकी लागत कम हुई, बल्कि वे ग्राहकों की जरूरतों को भी बेहतर ढंग से समझ पाए। यह एक उत्कृष्ट रणनीतिक कदम था जिसने पूरी इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को बदल दिया। अब जब आपने बाहरी और आंतरिक पर्यावरण का विश्लेषण कर लिया है, तो अगला कदम होता है रणनीतिक विकल्पों का निर्माण और मूल्यांकन। यह वह चरण है जहां आपको रचनात्मक होना पड़ता है। आपको कई अलग अलग रणनीतिक विकल्प सोचने होते हैं और फिर उनका मूल्यांकन करना होता है। हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, अपने जोखिम और इनाम होते हैं। जॉर्ज एस डे के अनुसार विकल्पों का मूल्यांकन करते समय आपको यह देखना चाहिए कि कौन सा विकल्प आपकी कंपनी के दृष्टिकोण और लक्ष्यों के सबसे करीब है। कौन सा विकल्प आपको सबसे अच्छा रिटर्न देगा और किस विकल्प में जोखिम का स्तर आपके बर्दाश्त करने की सीमा के भीतर है। कभी कभी सबसे सुरक्षित लगने वाला विकल्प सबसे खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह आपको यथास्थिति में फंसाए रखता है जबकि बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए रणनीतिक निर्णय लेते समय आपको थोड़ा साहस भी दिखाना होगा। जब हम विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं, तो विलय और अधिग्रहण और रणनीतिक गठबंधन जैसे विकल्प भी सामने आते हैं। कभी कभी अकेले बाजार में लड़ना मुश्किल होता है या किसी नई तकनीक को खरोंच से विकसित करने में बहुत समय और पैसा लग सकता है। ऐसे में किसी दूसरी कंपनी के साथ हाथ मिलाना या उसे खरीद लेना एक समझदारी भरा रणनीतिक कदम हो सकता है। लेकिन किताब हमें चेतावनी भी देती है कि ज्यादातर विलय विफल हो जाते हैं क्योंकि कंपनियां सांस्कृतिक मतभेदों और एकीकरण की चुनौतियों को कम आंकती हैं। इसलिए गठबंधन की रणनीति बनाते समय केवल वित्तीय लाभ न देखें, बल्कि यह भी देखें कि क्या दोनों कंपनियों की कार्यशैली और मूल्य एक दूसरे से मेल खाते हैं। दोस्तों, रणनीति बनाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती आती है उसे लागू करने की। किताब का अंतिम भाग इसी विषय पर केंद्रित है, रणनीतिक बदलाव का प्रबंधन। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन रणनीति बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे सही से लागू नहीं कर पाते, तो वह रणनीति सिर्फ कागज के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। रणनीति को लागू करने का मतलब है कंपनी के हर एक कर्मचारी को उस रणनीति के साथ जोड़ना, कंपनी के ढांचे और संस्कृति में आवश्यक बदलाव करना और प्रक्रियाओं को नए सिरे से डिजाइन करना। रसेल आइजनस्टैट और माइकल बियर जैसे विशेषज्ञों ने बताया है कि कैसे कंपनियों को अपने संगठनात्मक ढांचे को रणनीति के अनुरूप ढालना चाहिए। अगर आपकी रणनीति तेज गति से नवाचार करने की है, लेकिन आपकी कंपनी का ढांचा बहुत ही नौकरशाही और धीमा है, तो आपकी रणनीति कभी सफल नहीं हो सकेगी। आपको अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाना होगा, उन्हें सही प्रशिक्षण देना होगा और एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां वे नई चीजों को आजमाने से न डरें। परिवर्तन का प्रबंधन कभी भी आसान नहीं होता। जब भी आप कंपनी में कोई नया बदलाव लाते हैं, तो आपको कर्मचारियों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए संचार बहुत महत्वपूर्ण है।
नेतृत्व को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि हम यह बदलाव क्यों कर रहे हैं, इससे कंपनी को क्या फायदा होगा और कर्मचारियों को क्या फायदा होगा। एक अच्छी रणनीति तभी सफल होती है जब वह शीर्ष प्रबंधन से लेकर नीचे के स्तर तक हर कर्मचारी की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। इसके अलावा रणनीतिक नियंत्रण और फीडबैक भी बहुत जरूरी है। आपने जो रणनीति लागू की है, क्या वह काम कर रही है? क्या आपको अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं? अगर नहीं, तो आपको अपनी रणनीति में सुधार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रणनीति कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बाजार बदलता है, प्रतिस्पर्धी नई चालें चलते हैं। इसलिए आपको भी अपनी रणनीति को लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। रणनीतिक सोच कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक माइंडसेट है। आपको अपनी कंपनी के हर स्तर पर इस माइंडसेट को विकसित करना होगा। आपके फ्रंटलाइन कर्मचारियों से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक सभी को यह पता होना चाहिए कि कंपनी की दिशा क्या है और वे उस दिशा में कैसे योगदान दे रहे हैं। जब पूरी कंपनी एक ही धुन पर काम करती है, तो उस कंपनी को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। रणनीतिक योजना बनाते समय एक और बहुत बड़ी भूल जो कंपनियां करती हैं, वह है लचीलेपन की कमी। वे एक 10 साल का कड़ा प्लान बना लेती हैं और फिर चाहे बाजार कितना भी बदल जाए, वे उसी प्लान पर अड़ी रहती हैं। आज का बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अस्थिर है। यहां वही सरवाइव करेगा जो तेजी से एडाप्ट कर सकता है। आपकी रणनीति में हमेशा बैकअप प्लान तैयार होने चाहिए। आपको लगातार अपने प्रतिस्पर्धियों की चालों पर नजर रखनी होगी। अगर कोई नया स्टार्टअप किसी नई तकनीक के साथ बाजार में उतरता है, तो आपको उसे नजरअंदाज करने के बजाय यह सोचना चाहिए कि आप उस तकनीक का उपयोग कैसे कर सकते हैं या उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तो आखिर में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? द पोर्टेबल एमबीए इन स्ट्रेटेजी सिर्फ सिद्धांतों की किताब नहीं है, बल्कि यह कार्रवाई करने का एक ब्लूप्रिंट है। यह आपको एक ढांचा देती है जिसके भीतर आप अपनी कंपनी की अनूठी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। यह आपको सिखाती है कि कैसे जोखिमों को मापा जाए, कैसे अवसरों को पहचाना जाए और कैसे अपने विजन को हकीकत में बदला जाए। मैं आप सभी से यह आग्रह करूंगा कि आप अपने व्यवसाय में रणनीतिक रूप से सोचना शुरू करें। रोजमर्रा के ऑपरेशंस में इतना न उलझ जाएं कि आप बड़ी तस्वीर देखना ही भूल जाएं। हफ्ते में कुछ समय निकालें, अपनी टीम के साथ बैठें और सोचें कि हम अगले 3 साल या 5 साल में कहाँ होना चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए हमें आज क्या अलग करने की जरूरत है। एक बार फिर आप सभी का इस पॉडकास्ट में अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। बिजनेस की दुनिया बहुत रोमांचक है और सही रणनीति के साथ आप इसमें कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। अपनी रणनीतियों को धार देते रहिए, नवाचार करते रहिए और सफलता की ओर कदम बढ़ाते रहिए। हम अगले एपिसोड में एक और शानदार चर्चा और कुछ नए बिजनेस लेसन्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी करते रहें। नमस्कार।